सुखबीर कुमार वत्स, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर से वाणिज्य प्रवक्ता। मैं आज आपको कक्षा एकादश में व्यावसायिक अध्ययन में साझेदारी का अर्थ, प्रकार और इसके लाभ तथा दोष का अध्ययन कराऊंगा। अब किस किस चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम? एक तो साझेदारी का परिचय, एक साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की परिभाषाएं और इसके अलावा साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं और साझेदारी के लाभ और साझेदारी के दोष। इससे पहले मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तो तभी आपकी अच्छी तरह समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले परिचय, साझेदारी का परिचय। एकल व्यापार के दोषों के कारण ही, जो एकल व्यापार हैं इसके दोषों के कारण ही साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। और जो साझेदारी है, साझेदारी में क्योंकि अधिक जोखिम वहन किया जा सकता है, अधिक पूंजी लगाई जा सकती है, जो एकाकी व्यापार में संभव नहीं है। तो एकाकी व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी का गठन किया जाता है। और साझेदारी वैसे आप समझते ही हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो वो साझेदारी कहलाती है। तो इस तरह से साझेदारी का परिचय है। अब साझेदारी का अर्थ, साझेदारी का अर्थ क्या है कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति किस लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी निश्चित व्यवसाय में इकट्ठे होते हैं। और वो व्यक्ति कैसे होते हैं? वो व्यक्ति अलग अलग योग्यताओं वाले चुने जाते हैं। कारण क्या है उसका? कारण यह है कि जिससे अधिकतम लाभ हो सके हमें और व्यवसाय हमारा सही ढंग से चल सके, इसलिए अलग अलग गुणों और अलग अलग योग्यताओं वाले विशिष्ट गुणों के व्यक्तियों को चुना जाता है, साझेदारी में रखा जाता है। और वो व्यक्ति कैसे हैं? कुछ व्यक्ति तो उसमें धनी हैं और कुछ व्यक्ति प्रबंध कला में निपुण होते हैं, प्रबंध कला में दक्ष होते हैं। और इसके अलावा कुछ व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं और कुछ व्यक्ति अन्य गुणों से संपन्न होते हैं। इस तरह से विभिन्न योग्यताओं वाले व्यक्तियों का समूह साझेदारी कहलाता है। और इस साझेदारी संगठन में लाभ कमाने के उद्देश्य से ये लोग इकट्ठा होते हैं। और वो विभिन्न गुणों वाले लोग इसीलिए लिए जाते हैं कि एक अच्छी साझेदारी बन सके जिसमें पर्याप्त पूंजी हो, पर्याप्त साख हो। इस तरह से विभिन्न गुणों के, भिन्न भिन्न गुणों के लोगों को साझेदारी में शामिल किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे साझेदारी की परिभाषा। तो साझेदारी की परिभाषा को दो वर्गों में, दो भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो वैधानिक परिभाषाएं, ये कानून के हिसाब से यानी कि कंपनी अधिनियम के हिसाब से हैं। और एक स्वतंत्र परिभाषा, स्वतंत्र रूप से विद्वानों ने दी हैं परिभाषाएं। तो वैधानिक परिभाषाएं क्या हैं? वैधानिक परिभाषा में पहली परिभाषा है अमेरिकी साझेदारी अधिनियम के अनुसार। अमेरिकी साझेदारी अधिनियम ने क्या कहा है? अलग अलग देशों में अलग अलग अधिनियम है। तो अमेरिकी साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संघ है। कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संघ है। और जो सहस्वामियों की भांति किसी व्यवसाय को लाभ के लिए चलाते हैं, जो सहस्वामियों की तरह, जो मालिक की तरह से किसी व्यवसाय को लाभ कमाने के लिए चलाते हैं। तो ये समझ में आ गया, वही बात जो मैंने बताई थी अर्थ में, उसको ही ये वैधानिक रूप से अमेरिकी साझेदारी अधिनियम के अनुसार बताया गया है। अब साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार ये क्या है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों के आपस के संबंध को कहते हैं जो ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो सभी व्यक्तियों के द्वारा, या तो उसको सभी व्यक्ति चला रहे हैं, या तो उस व्यवसाय का जो चलाना है, जो उस व्यवसाय को चला रहे हैं, या तो सभी व्यक्तियों के द्वारा चलाया जा रहा है, या तो सभी व्यक्तियों के द्वारा उसका कार्य देखा जा रहा है, या सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा
चलाया जाता है, या सभी की तरफ से कोई एक व्यक्ति एक साझेदार व्यवसाय को चला रहा है। इस तरह से भारतीय साझेदारी अधिनियम में ये परिभाषा दी गई है। अब ये स्वतंत्र परिभाषा है, विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। तो इसमें LH हेने के अनुसार है ये परिभाषा कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित की जा सकती है। साझेदारी को उन व्यक्तियों के बीच का संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को मिलकर चलाने का अनुबंध किया है, जिन्होंने अपने निजी लाभ के लिए, अपने निजी फायदे के उद्देश्य से, निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को चलाने का एक एग्रीमेंट किया है, एक अनुबंध किया है। वो अनुबंध साझेदारी में लिखित और मौखिक दोनों तरह से हो सकता है। प्रायः अनुबंध किया है। अब इसी तरह से जो है साझेदारी की दूसरी परिभाषा है किम्बाल और किम्बाल के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि साझेदारी फर्म अथवा फर्म जैसा कि व्यापारिक उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से पूंजी अथवा सेवाओं का एकीकरण किया है, या तो साझेदारी फर्म के लिए या साझेदारी व्यवसाय के लिए, जैसा कि वे व्यावसायिक उपक्रम को चलाने के उद्देश्य से पूंजी का और अपनी सेवाओं का, पूंजी का और जो अपनी सेवाएं देंगे वो साझेदारी व्यवसाय के लिए, उसका एकीकरण किया है, उसको मिलाया है। इस तरह से ये साझेदारी को परिभाषित किया गया है। अब साझेदारी के प्रमुख लक्षण, लक्षण अर्थ और परिभाषा से ही निकलेंगे, इसी से ही आए हैं सभी लक्षण, अर्थ में ही सब समाहित हैं। पहला है एक से अधिक व्यक्ति का होना। साझेदारी में एक से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो साझेदारी में दो या दो से अधिक, कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या नहीं बताई गई है, ये कंपनी अधिनियम में बताई गई है। और कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है वो किसी साझेदारी संगठन में साझेदारों की वर्तमान अधिकतम संख्या को 50 बताया गया है और कम से कम संख्या को 2 बताया गया है। इस तरह से एक से अधिक व्यक्तियों का होना। फिर है साझेदारों के बीच अनुबंध का होना, एग्रीमेंट का होना, कोई ना कोई वो एग्रीमेंट होना चाहिए। वो अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों तरह से हो सकता है। अगर मौखिक रूप से साझेदारी को हम कर लें तो वो मौखिक जो है, मौखिक रूप से भी साझेदारी मानी जाती है। लेकिन अगर वो लिखित साझेदारी, अगर लिखित अनुबंध है तो उसमें जो हमारे अधिकार हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं, वो अच्छी रहती है लिखित साझेदारी। वैध व्यापार, साझेदारी का लक्षण ये है, साझेदारी की विशेषता ये है कि कोई भी वैध व्यापार ही, कोई भी कानूनी व्यापार ही साझेदारी माना जाएगा। कोई तस्करी, कोई अन्य इस तरह का जो व्यवसाय है, अवैध कार्य अगर हम कोई कर रहे हैं तो वो साझेदारी के रूप में नहीं आएगा। व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना और उसे वितरित करना। व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, यानी कि साझेदारी का गठन लाभ के लिए ही किया जाए। अगर किसी व्यवसाय में कोई धर्मार्थ संस्था है, कोई अस्पताल है, कोई और चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वो साझेदारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो व्यापार का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना और उसे आपस में वितरित करना। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उसे बांटना भी जरूरी है। वो साझेदार उस लाभ को आपस में बांटें, ये नहीं कि वो लाभ कमाते रहे और वो उसको वितरित नहीं किया। एक निश्चित अनुपात में लाभ को बांटना जरूरी है। 5वां पॉइंट है पृथक अस्तित्व का अभाव। साझेदारी में पृथक अस्तित्व का अभाव होता है, यानी कि साझेदार का जो अस्तित्व है वो साझेदारी से ही जुड़ा हुआ होता है। अगर साझेदारी में कोई हानि होती है तो उस हानि को साझेदार पहले तो
साझेदार के जो है पहले फर्म से पूर्ति की जाएगी, फर्म की संपत्तियों से पूर्ति की जाएगी, और वहाँ से अगर पूर्ति नहीं होती तो फिर साझेदार की निजी संपत्ति से भी उस हानि की पूर्ति की जा सकती है। इस तरह से साझेदारी में पृथक अस्तित्व का अभाव होता है। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व ये हैं कि साझेदारी में साझेदारों के असीमित दायित्व होते हैं। यदि साझेदारी में साझेदार को कोई साझेदारी में अगर कोई हानि होती है, कोई ऋण है साझेदारी पर, और उसके पूर्ति अगर साझेदारी नहीं कर पा रही, साझेदारी से नहीं हो रही, तो साझेदार के व्यक्तिगत संपत्ति से भी उसकी पूर्ति की जा सकती है। इसलिए उसके दायित्व असीमित हैं। कंपनी में दायित्व सीमित होते हैं, इसमें साझेदारी में दायित्व असीमित हैं, और एकाकी व्यापार में भी दायित्व असीमित ही होते हैं। हित हस्तांतरण पर रोक, साझेदार जो है ये बिना अन्य साझेदारों की इच्छा के अपने हित को किसी तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित नहीं कर सकता, तो हित हस्तांतरण पर रोक है। केवल व्यक्ति ही साझेदार, साझेदारी फर्म में केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है, कोई फर्म या कोई अन्य कोई इस तरह की संस्था साझेदार नहीं हो सकती। पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। साझेदारी में ये आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार पूंजी लाएं। किसी साझेदार को हम इसलिए भी साझेदार बना सकते हैं कि उसकी अच्छी साख है, वो अच्छा प्रबंध करना जानता है, इसलिए भी हम उसको साझेदार बना सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है सभी साझेदार पूंजी लाएं, वो अलग अलग गुणों के व्यक्ति देखने हैं, और वो हमें देखना है कि इस व्यक्ति से साझेदारी का लाभ किस तरह से बढ़ सकता है। तो ये अनिवार्य नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि साझेदार पूंजी लाएं। स्वामी तथा एजेंट का संबंध, जो साझेदारी में स्वामी और एजेंट का संबंध होता है, इसका मतलब यह है कि या तो किसी एक साझेदार के द्वारा साझेदारी का संचालन किया जाए, साझेदारी व्यवसाय का संचालन किया जाए, या सभी साझेदारों के द्वारा साझेदारी का संचालन किया जाए। अब अगर कोई एक साझेदार या सभी साझेदार जो भी कुछ कार्य करते हैं, उस कार्य के लिए सभी साझेदार जिम्मेदार हैं, सभी की जवाबदेही है। एक है सद्विश्वास, इसकी ये विशेषता है कि साझेदारी जो है वो सद्विश्वास से चलती है, आपस में विश्वास के साथ एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए साझेदारी को चलाते हैं। तो इस तरह से साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं हैं। अब साझेदारी के प्रकार, कितनी प्रकार की कितनी तरह की साझेदारी होती है, तो ये इच्छित साझेदारी है। इच्छित साझेदारी ऐसी साझेदारी होती है कि इस साझेदारी में साझेदारी की अवधि का और साझेदारी के विघटन का उल्लेख नहीं होता। इस तरह की ये इच्छित साझेदारी है। इसमें एक तो साझेदारी के समापन का और एक विघटन का कोई उल्लेख नहीं होता, और ये साझेदारी इसी तरह से बस इच्छा से वो चलती रहती है। दूसरी विशिष्ट साझेदारी, ऐसी साझेदारी का गठन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, और जब वो विशेष कार्य पूर्ण हो जाता है तो यह साझेदारी स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाती है। निश्चित अवधि के लिए साझेदारी, निश्चित अवधि के लिए साझेदारी यह है कि इस साझेदारी में एक निश्चित अवधि के लिए इस साझेदारी का गठन किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 तक। तो ये अब ये जो है निश्चित अवधि होगी, ये निश्चित अवधि की साझेदारी, ये निश्चित अवधि के लिए साझेदारी कहलाएगी। वैध साझेदारी तथा साधारण साझेदारी। वैध साझेदारी यही है कि ये साझेदारी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1932 के अंतर्गत इस साझेदारी का गठन किया गया हो, यानी कि वैध साझेदारी को ही साझेदारी माना जाता है।
साझेदारी वैध होनी चाहिए, यानी कि कानून के अंतर्गत उसका गठन किया गया हो। सीमित साझेदारी यह है कि इस साझेदारी के अंतर्गत किसी एक साझेदार का या कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है और इसीलिए इस साझेदारी का निर्माण किया जाता है, क्योंकि अगर कोई साझेदार, क्योंकि उसके दायित्व सीमित रहते हैं, अगर कोई साझेदार सीमित दायित्व से बचना चाहता है तो सीमित साझेदार बन जाता है। तो इस तरह से इसमें एक या कुछ साझेदार सीमित साझेदारी में होते हैं। अब आते हैं साझेदारी के लाभ, क्या फ़ायदे हैं। साझेदारी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं, उसमें से कुछ को मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो स्थापना में सरलता होती है साझेदारी में, और ये जो है अधिनियम के अनुसार इसकी स्थापना हो जाती है। तो साझेदारी की स्थापना में, इसको स्थापित करने में सरलता रहती है। परिवर्तन में सुविधा, अगर साझेदारी में परिवर्तन करना हो, अगर कुछ परिवर्तन करना है साझेदारी में, तो साझेदारों के संख्या में परिवर्तन या कोई और परिवर्तन, तो वो सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी तरह का अगर परिवर्तन करना है तो साझेदारी में वो कर सकते हैं। एक इसके फायदे हैं अधिक पूंजी। जब साझेदारी में बहुत सारे साझेदार होंगे, बहुत सारे साझेदार होंगे, तो वो सब पूंजी लेकर आएंगे और अधिक पूंजी हो जाएगी, और अधिक पूंजी हो जाएगी तो अधिक लाभ होगा, और जब अधिक लाभ होगा तो जो है साझेदारी व्यवसाय अच्छा चलेगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि ग्रेट रिस्क इज द ग्रेट प्रॉफिट। अब ज़्यादा अगर हम पूंजी लगाएंगे तो हम ज़्यादा रिस्क भी वहन कर सकते हैं, और अगर हमने ज़्यादा रिस्क लिया तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और जो व्यवसाय है वो व्यवसाय रिस्क का, जोखिम का ही प्रतिफल है। व्यवसायी जो है वो कभी ना कभी जोखिम लेता है, वो तभी लाभ कमाता रहता है। तो व्यवसाय में जोखिम लेना आवश्यक है। एक है ऋण मिलने में सुविधा। साझेदारी को ऋण मिलने में सुविधा रहती है, और कारण क्या है? कारण ये है कि असीमित उत्तरदायित्व है। वो ऋण देने वाले को ये पता है कि साझेदारों के जो हैं वो असीमित उत्तरदायित्व हैं। पहली बात तो वो उस ऋण की पूर्ति साझेदारी संगठन से हो जाएगी। अगर साझेदारी संगठन उस ऋण की पूर्ति नहीं कर पाता तो साझेदार के व्यक्तिगत संपत्ति से भी उस ऋण की वसूली की जा सकती है। अल्पमत को संरक्षण। साझेदारी एक लोकतांत्रिक संगठन है। अगर कोई व्यक्ति अल्पमत में है, किसी व्यक्ति की बात, किसी साझेदार की बात नहीं सुनी जा रही है, तो कानून ने उसको संरक्षण दिया है पूरा। साझेदारी अधिनियम में उसको पूरा संरक्षण मिलता है। तो इस तरह से अल्पमत को संरक्षण है। अवयस्कों के हित की सुरक्षा। अगर अवयस्क साझेदार है कोई, तो उसके हित की सुविधा कानून है। कानून के हिसाब से पूरी अवयस्कों के हित को सुरक्षा है। अवयस्क भी अपने संरक्षक की ओर से साझेदार बन सकता है और उसके हितों की पूरी सुरक्षा है। लोकतांत्रिक संगठन, ये एक लोकतांत्रिक संगठन है। सबकी बात सुनी जाती है, सबकी राय ली जाती है। तो एक लोकतांत्रिक संगठन है। कोई भी निर्णय है वो सबकी सलाह से किया जाएगा, तो इसलिए लोकतांत्रिक संगठन है। व्यक्तिगत संपर्क, साझेदारों का आपस में व्यक्तिगत संपर्क होता है और वे व्यक्तिगत संपर्क से जो है साझेदारी को चलाते हैं। अधिक जोखिम वाले व्यवसायों के लिए सर्वोत्तम। कुछ व्यवसायों में बहुत जोखिम होता है। जोखिम से मतलब है रिस्क, यानी कि बहुत जल्दी पैसा डूबने की संभावना होती है। और जब बहुत जल्दी पैसा डूबने की संभावना होती है, तो अगर मान लीजिए हमने व्यवसाय में पैसा लगाया और वो पैसा हमारा डूब गया, तो हमें जो है अगर बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया तो हमें उससे उबरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं कि जो ज़्यादा जोखिम वाले व्यवसाय हैं उसमें साझेदारी उपयुक्त रहती है, उसके लिए बहुत अच्छी है ये। क्यों अच्छी है? क्योंकि वो जो रिस्क है वो रिस्क सब साझेदारों में बढ़ जाएगा। वो जितने भी साझेदार हैं वो सब में रिस्क बढ़ जाएगा, तो वो अकेले एक व्यक्ति को नहीं उठाना पड़ेगा। तो इसलिए एकाकी
व्यवसाय में, क्योंकि सारा रिस्क एक व्यक्ति की का ही होता है, इसलिए जो अधिक जोखिम वाले, अधिक रिस्क वाले व्यवसाय हैं उनमें साझेदारी जो है सर्वोत्तम होती है। अब जब किसी चीज़ के लाभ होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, हर चीज़ के लाभ और दोष दोनों होते हैं। तो इसमें साझेदारी के कुछ दोष भी हैं। अभी कौन कौन से दोष हैं? एक तो असीमित दायित्व। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व से क्या मतलब है? असीमित दायित्व का क्या अर्थ है कि अगर साझेदारों को कोई साझेदारी में कोई अगर हानि होती है तो उस हानि का भुगतान पहले तो साझेदारी फर्म से किया जाएगा। साझेदारी फर्म अगर उस हानि की पूर्ति नहीं कर पा रही है तो उस दशा में साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति से भी उस हानि की पूर्ति की जा सकती है। इस तरह से जो साझेदारी में ये असीमित दायित्व होते हैं। एक निर्णय में विलंब, ये क्या है? निर्णय में विलंब, निर्णय में विलंब ये है कि इसको लोकतांत्रिक संगठन है इसके लाभ में, यानी कि सबकी राय से चलती है। कोई भी अगर हमें निर्णय करना है वो सबकी राय से होगा, क्योंकि सभी ने पूंजी लगाई हुई है और सभी का निर्णय लिया जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साझेदारों को कोई निर्णय लेने के लिए उनको पहले सूचना दी जाएगी सही समय से, और वे जब सभी साझेदारों को सूचना दे दी जाएगी और जब सभी साझेदारों की राय ले ली जाएगी तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो इसलिए इसमें निर्णय में विलंब होता है। विचारों में मतभेद एवं भिन्नता। एक अगर सदस्य अधिक हैं या कम भी हैं, तो अगर मान लीजिए बहुत सारे सदस्य हैं तो उनके विचारों में मतभेद हो सकता है। अलग अलग विचार होते हैं लोगों के। एक ही बात पर कोई आदमी सहमत है, उसी बात पर दूसरा आदमी असहमत है, वो अपने विचार रखता है। तो इसमें विचारों में मतभेद रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो है सदस्य होते हैं, बहुत सारे साझेदार होते हैं। जब बहुत सारे साझेदार हैं तो अलग अलग उनमें अलग अलग राय है, अलग अलग विचार हैं। तो साझेदारों में मतभेद रह सकते हैं और उनमें भिन्नता, भिन्न भिन्न उनके विचार हो सकते हैं। अनिश्चित अस्तित्व, अगर कोई साझेदार की किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, कोई साझेदार पागल हो जाए, इस तरह से जो है फिर साझेदारी समाप्त हो जाती है उस दशा में। तो इसलिए साझेदारी का दायित्व अनिश्चित है। गोपनीयता को संदेह, साझेदारी में गोपनीयता रहती है और गोपनीयता के कारण जो है साझेदारी में संदेह उत्पन्न होता है लोगों को। गोपनीयता, कोई बात गोपनीय है, कोई बात सबको नहीं पता, तो उसमें संदेह रहता है। हित हस्तांतरण में बाधा, अगर कोई आदमी अपने हित को किसी दूसरे को साझेदार बनाना चाहे तो वो सभी साझेदारों की सहमति से ही साझेदार बना सकता है, और जब सब साझेदार सहमत हों तो तभी वो जो है साझेदारी के अंतर्गत जो है उसका हित मिल सकता है। तो हित हस्तांतरण में बाधा है। इसके अलावा कुछ अवैध साझेदारी, साझेदारी कब अवैध होती है, गैर कानूनी कब मानी जाती है? साझेदारी गैर कानूनी तब मानी जाती है कि एक तो सदस्यों की संख्या में परिवर्तन कर दिया। मान लीजिए जो साझेदारी अधिनियम में जो सदस्यों की संख्या बताई गई है उसमें हमने परिवर्तन कर दिया, कम से कम 2 हैं तो 2 नहीं रहे, या जो अधिकतम संख्या है उसमें परिवर्तन कर दिया। अब अगर साझेदारों की संख्या में हमने परिवर्तन कर दिया तो साझेदारी अवैध मानी जाएगी, गैर कानूनी मानी जाएगी। दूसरी बात, वैधानिक उद्देश्य, अगर साझेदारी का निर्माण अवैधानिक गैर कानूनी उद्देश्य के लिए हुआ है, कोई गैर कानूनी उद्देश्य कर रहे हैं, हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं जो देश और समाज के विरुद्ध हो, तो साझेदारी जो है वो अवैध मानी जाएगी। तीसरा, जनहित और अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध, लोगों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के हित के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं, या कोई अंतर्राष्ट्रीय नीति है उसके विरुद्ध हम कोई काम कर रहे हैं, तो भी साझेदारी अवैध मानी जाएगी। न्यायालय द्वारा साझेदारी का
समापन कर देने के बाद न्यायालय ने साझेदारी का समापन कर दिया और उसके बाद भी हम अपने व्यवसाय को चालू रखे हुए हैं, फिर भी हम अपने व्यवसाय को चला रहे हैं निर्बाध रूप से, तो वो साझेदारी अवैध मानी जाएगी, क्योंकि न्यायालय के द्वारा साझेदारी को समाप्त करने के बाद व्यवसाय को नहीं चला सकते। इसी तरह से अवैध साझेदारी है। अवैध साझेदारी के बारे में मैंने आपको समझाया। अब आदर्श साझेदारी। आदर्श साझेदारी यह है कि जिस तरह से किसी जगह पर कोई ज़्यादा सदस्य हों, ज़्यादा लोग हों, तो वो उनके ज़्यादा भिन्न विचार होंगे, अलग अलग विचार होंगे और विचारों में मतभेद हो सकता है। तो साझेदारों की संख्या अगर निश्चित है तो वो साझेदारी आदर्श साझेदारी मानी जाएगी। और वो आदर्श साझेदारी में कितने सदस्य होने चाहिए? वो 5 या 6 है। एक ये है कि वो पूर्व परिचय हो, साझेदारों में आपस में पूर्व परिचय हो। अगर पहले से परिचय है तो वे जो साझेदार हैं वे साझेदार आदर्श साझेदारी के अंतर्गत आते हैं। पहले से पूर्व परिचय है, वे उनके विचारों से अवगत हैं, उनकी बातों से अवगत हैं, तो वो अच्छी साझेदारी मानी जाएगी। एक लिखित अनुबंध। साझेदारी में मौखिक और लिखित दोनों तरह के अनुबंध किए जा सकते हैं। लिखित अनुबंध भी कर सकते हैं, मौखिक अनुबंध भी कर सकते हैं। लेकिन अगर साझेदारी का लिखित अनुबंध ही हो तो वो आदर्श साझेदारी मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई विवाद है तो वो सब कुछ लिखा हुआ है और वहाँ से उस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक है दीर्घकालीन, दीर्घ अवधि की साझेदारी। अगर साझेदारी दीर्घ अवधि की हो तो वो साझेदारी आदर्श साझेदारी मानी जाती है। अल्प अवधि की साझेदारी होगी तो साझेदारों को पहले से पता है कि अल्प अवधि की है, तो उसमें झंझट रहेगा, वे उतना मन लगा के काम नहीं करेंगे। तो दीर्घ अवधि की साझेदारी जो है वो अच्छी रहती है। इस तरह से मैंने एक तो परिचय, इसका अर्थ और परिभाषा, साझेदारी की लक्षण, साझेदारी के लाभ, साझेदारी के दोष, अवैध साझेदारी और आदर्श साझेदारी, ये मैंने आपको बताया। आपके समझ में आया होगा और आप इसकी इन जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं का अध्ययन अपनी जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उससे विस्तृत रूप से कर लेंगे। ओके।